Hello everyone, how are you all? All are fine and healthy? Okay. Today we will discuss our next exercise, exercise 5.4, which is optional exercise of chapter 5. Let's start. So question number first is, which term of the AP? एक AP given है, उसकी कौन सी, ये AP given है 121, 117, 113 up to so on. इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ये कह रहा है कि ये जो एपी है इसकी कौन सी जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. वो कौन सी टर्म है? इट मीन्स हमें एन की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमें वो टर्म क्या रखनी है, नेगेटिव रखनी है. तो अब कौन सी, जब भी इस तरह से आता है कौन सी टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको nth टर्म लेट कर लेते हैं ना, तो उसी तरीके से करेंगे इसको भी. तो यहाँ ध्यान से समझना. देखो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एपी गिवन है वो लिख लेते हैं 121, 117, 113 अप टू सो ऑन. क्लियर. अब यहाँ से फर्स्ट टर्म A1 कितनी है 121. सेकंड टर्म A2 कितनी है 117. क्लियर. तो यहाँ से D क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1. A2 इज 117 माइनस A1 इज 121. तो क्या आ गया यहाँ से हमारा -4. D की वैल्यू आ गई. अब इसमें क्या है कि कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हम लेट करेंगे. सबसे पहले लेट इट्स nth टर्म. लेट इट्स nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमने लेट कर ली कि जो एपी है उसकी जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. नेगेटिव तो nth टर्म का मतलब तो हो गया an. अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो जीरो से छोटी है. नेगेटिव वही होते हैं ना जो जीरो से छोटे होते हैं. तो हमने ये लेट कर लिया कि जो an है वो लेस देन 0 है. अब n की वैल्यू चेक करेंगे. n की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो an का फॉर्मूला पता है आप सभी को, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0. अब a की वैल्यू पता है कितनी 121. d की वैल्यू पता है कितनी -4. पुट कर देते हैं, n की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे a की वैल्यू रख रहे हैं हम पहले 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -4 इज लेस देन 0. क्लियर यहाँ तक. अब यहाँ से 121 प्लस का इज इक्वल टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो ये आ गया, या फिर हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले. कैसे कर सकते हैं, तो ये आ गया n माइनस 1. इसको -4 को मल्टीप्लाई कर दो n से, -4n -1 मल्टीप्लाई -4 +4 और प्लस के क्या है 121 इज लेस देन 0. तो 121 प्लस 4 कितना हो गया 125 -4n इज लेस देन 0. अब इस 125 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा. -4n है इधर और ये इज लेस देन -125. अब यहाँ माइनस से माइनस, जब भी इनइक्वलिटी होती है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं करेंगे. क्या करेंगे, जब अगर हम साइन पॉजिटिव करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है. ठीक है, ध्यान रखना है. कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल ले. आपको पता है कि जो -3 है वो लेस देन होता है -2 से. सभी को पता है ना कि जो माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो जो नेगेटिव में, जैसे -3 बड़ी वैल्यू है, 3 बड़ा है लेकिन ये माइनस में इसलिए छोटा हो गया. जब भी साइन चेंज होता है तो क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे भी देखो -3 इज लेस देन -2. तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव कर दे, इधर भी पॉजिटिव कर दे, अब बताओ कौन सा ग्रेटर है. यहाँ पे तो क्या था कि -2 बड़ा था -3 से, लेकिन जब हमने साइन पॉजिटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो कौन सा हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो जाए क्योंकि 3 ग्रेटर हो गया ना. 3 इज ग्रेटर देन 2. तो इसी तरीके से जब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो कैंसिल आउट करने के बजाय क्या करना है हमें, टेकिंग पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, या ये कह सकते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी. ये लेस देन था क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और 125. क्लियर यहाँ तक. अब n की वैल्यू निकालेंगे. n इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 4.
तो n इज ग्रेटर देन 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 बच गए, यहाँ 4 1 जा, यहाँ पे 31 एंड 1/4 ये आ गई n। लेकिन क्या हम n को फ्रैक्शन के टर्म में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो देखो n ये क्या है कि 31 पॉइंट में निकालना चाहो तो n की वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन 31.25। जो n है 31.25 से बड़ा है। अब ये 31.25 कहाँ पे लाई करेगा? 31 और 32 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं होगा। ये क्या है कि इससे बड़ा है, ये जो वैल्यू हमारी, इससे बड़ी वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगी? 32 आएगी, यही आएगी ना, क्योंकि 31.2 तो ले नहीं सकते। और इससे बड़ी वैल्यू नेक्स्ट, जस्ट जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी? 32 होगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। तो n 32 है, इसका मतलब इट्स देयरफॉर कौन सी टर्म होगी ये? 32th टर्म, 32nd टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की जो 32वीं टर्म है, 32nd टर्म है, वो क्या होगी? इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। आप चेक कर सकते हो कि जो A32 है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। हालांकि यहाँ तक हो गया हमारा आंसर, लेकिन अगर हमें चेक करना है आंसर हमारा ठीक है या नहीं है, तो A32 निकाल लो। A32 कैसे निकालेंगे? A प्लस 31D। अब A की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 121 है, प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -4। तो 121 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, कितना आ गया? -3। तो A32 टर्म क्या आ गई? -3, नेगेटिव टर्म आ गई ना। इससे पहले वाली जो A31 होगी वो पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? A32। क्लियर? समझ आ गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो एक बार ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसकी थर्ड और 7th टर्म का सम किसके इक्वल है? इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? थर्ड और 7th टर्म की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी की हमें क्या निकालने हैं? 16th टर्म का 16 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 16 टर्म्स का। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें a और d चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू तो है 16 टर्म है, n की वैल्यू 16 है, लेकिन a और d कहाँ से निकालेंगे हम? यहाँ से जो कंडीशन दे रखी है। तो क्या दे रखी है? एक तो थर्ड और 7th टर्म का सम दे रखा है। थर्ड टर्म का मतलब a3, 7th टर्म का मतलब a7, और ये किसके इक्वल है? दोनों का सम 6 के इक्वल। तो यहाँ से A3 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D, प्लस A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब A प्लस A तो हो गया 2A, प्लस 2D प्लस 6D कितना हो गया? 8D इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो, या यूं कहे कि कंप्लीट इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। तो ये डिवाइड कर सकते हैं, लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? देयर प्रोडक्ट इज 8। तो कौन किस किस की प्रोडक्ट? थर्ड और 7th टर्म की प्रोडक्ट। तो इट मींस A3 इनटू, तो यहाँ से किस किस की प्रोडक्ट गिवन है? थर्ड एंड 7th टर्म की, ठीक है। तो थर्ड टर्म A3 इनटू 7th टर्म A7, और वो किसके इक्वल गिवन है? 8 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो A3 को हम क्या लिख लेंगे? A प्लस 2D मल्टीप्लाई बाई A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अब हम इसको इस तरह से ब्रेक कर ले कि इसका यूज कर पाए।
अब इजी हो जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसको जब हम यूज करेंगे थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको a प्लस 4d की टर्म में लिखना चाहे a प्लस 2d को, तो क्या लिख लेंगे, a प्लस 4d माइनस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि 4d माइनस 2d 2d आएगा ना। इसको ऐसे लिखा हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई a प्लस 6d को a प्लस 4d प्लस 2d लिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि 4d प्लस 2d 6d हो जाएगा। इसको हमने ब्रेक किया इस तरह से और इसको हमने ब्रेक किया ऐसे, ठीक है, ताकि हम इसका यूज कर पाए। इज इक्वल टू कितना है 8। अब a प्लस 4d की जगह क्या वैल्यू यूज कर देंगे 3, क्योंकि a प्लस 4d की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो 3 माइनस 2d मल्टीप्लाई बाई किसके इक्वल a प्लस 4d की जगह फिर से 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, a 2d 3 और 2d 3 और 2d, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a माइनस b इंटू a प्लस b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 माइनस 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल 8 के इक्वल। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास 8। यहाँ से आ गया 9 माइनस 4d स्क्वायर है, 8 को इधर ले आए, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 4d स्क्वायर। ठीक, तो ये 9 माइनस 8 1 बन जाएगा, इट मीन्स 4d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया 1, देन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से d स्क्वायर है तो d क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2। अब जब हम d की एक बार d की जगह 1/2 यूज करेंगे, एक बार d की जगह माइनस 1/2 यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू 1/2। जब d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से, तो इसमें पुट कर दो। तो a प्लस 4 इंटू डी, डी इज 1/2 इज इक्वल टू कितना है 3, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, इधर जाके सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो जब d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू 1, तो अब यहाँ से S16 निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें निकालना है S16, तो 16/2 इंटू 2a, a कितना है a की वैल्यू है 1 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू d, d कितना है 1/2। तो ये आ जाएगा 16/2 का मतलब आ गया 8 इंटू 2 प्लस 15/2। तो यहाँ से आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई, इसमें हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 एलसीएम आने के बाद कितना आ गया 2 2 जा 4 प्लस 15 15 प्लस 4 और इंटू में है हमारे पास 8, तो ये बन गया 8 इंटू 19/2 और 2 से कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 76। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको तो ऊपर कर लेते हैं हम। यहाँ तक तो आ गया होगा सभी को। उसके बाद देखो यहाँ हमने एलसीएम लिया, ये 8 इंटू में एलसीएम कितना आ गया 2, ये 2 2 जा 4 प्लस 15, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 19/2, 2 से 8 कैंसिल आउट, कितना आ गया 76। ऐसे 16 आ गया 76 कब, जब हमने d की वैल्यू प्लस 1/2 यूज की और a की वैल्यू कितनी आई थी वहां से 1। अब सेकंड केस बन जाएगा जब हम, क्योंकि d की 2 वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, जब हम d की वैल्यू माइनस 1/2 यूज करेंगे तो पहले हम देखेंगे a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन
d is equal to -1/2, then from second से a plus 4 into d is -1/2 is equal to 3। तो यहाँ से a, ये 2 2 जा 4 माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू 3। तो a कितना आ जाएगा 3 + 2 5। जब हमारे पास d की वैल्यू -1/2 है तो a की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ से ऐसे 16 क्या आएगा, तो वही 16/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी रख देंगे 5, तो 2 × 5 प्लस 16 - 1 15 इंटू डी कितना लेना है अब -1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 8 जा, ये आ गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 5 2 जा 10 और ये माइनस का 15/2। ठीक, अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ ऊपर कर रही हूँ मैं, ऊपर देखो, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम आ गया 2, ये 2 10 जा 20 माइनस 20 माइनस कितना आ गया 15। तो यहाँ से आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 15 कितना हो गया 5/2, 2 4 जा 8 और ये आ गया 5 4 जा 20। तो जब हम d की वैल्यू -1/2 यूज कर रहे हैं, a की वैल्यू 5 यूज कर रहे हैं, तो s16 आ रहा है 20 हमारा। और जब हम d की वैल्यू +1/2 ले रहे हैं और a की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो s16 कितना आ रहा है हमारे पास, s16 आ रहा है 76। क्लियर, तो 2 आंसर हो जाएंगे इसके। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए लेटर हैज रंग्स। एक लेटर है जिसके रंग्स जो है, मतलब ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। जो रंग्स है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। बॉटम में 45 सेंटीमीटर है, 2 से 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। और जो टॉप वाला रंग है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते जा रहे हैं बॉटम से टॉप में जब जा रहे हैं तो। ठीक, तो इट मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे इसकी लेंथ 45 है, तो इसमें कुछ जितनी डिक्रीज हुई 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई, तो इसमें भी जब नेक्स्ट के लिए जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई, कम हुई लेंथ। यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे कितनी, वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है इक्वल लेंथ से। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 and 1/2 मीटर अपार्ट। जो ये है बॉटम वाला रंग और ये है टॉप वाला रंग, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर। ये सब सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में। ठीक, What is the length of the wood required for the rungs? तो इन रंग्स को बनाने के लिए कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, वुड की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो निकालनी। इट मीन्स हमें निकालना क्या है मेन। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि रंग्स कितने बने हुए हैं। अगर हमारे पास ये आ गया कि रंग्स कितने बने हुए हैं, तो वो तो एपी में होंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते जा रहे हैं। एक फिक्स जो डिस्टेंस है, फिक्स लेंथ से डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो एपी में होंगे ना। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस आएगा लेंथ में। इसकी लेंथ मान लो कितनी है 45 है, तो इसकी मान लो हमारे पास कितनी आ जाती है 42 आती है, तो नेक्स्ट की 39 आएगी। 3 3 अगर ये सपोज किया, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे 80 में होंगे। उसके बाद जब हमारे पास रंग्स आ जाएगी, एक फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी 45, लास्ट रंग की लेंथ कितनी 25, तो हम टोटल सम निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है जो चीज़ें वही लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम के रंग के बीच की डिस्टेंस गिवन है ना। टॉप और बॉटम के रंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन
कितनी है वो 2.5 मीटर। क्लियर। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जब 4 5/2 मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमारे पास सारी जो लेंथ है वो क्या है सेंटीमीटर में। 2 से कट किया 2 5 जा, तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर। ये अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ रंग्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स कितनी है ये 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो नंबर ऑफ रंग्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसको इन दो के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, 250 डिवाइडेड बाय 25 प्लस उसमें एक और, क्योंकि दो के बीच की एक तो रह जाएगा ना, तो +1 और ऐड कर देंगे उसके अंदर, वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स। तो कितने आ गए हमारे पास 10 + 1 11 रंग्स आ गए। टोटल ये जो रंग्स बने हुए हैं वो कितने हैं 11 से। अब बहुत इजी हो गया, क्योंकि फर्स्ट रंग की लेंथ हमारे पास 45, लास्ट रंग की लेंथ कितनी है 25, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, लेंथ जो डिक्रीज हो रही है, इन रंग्स की जो लेंथ डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ईच सक्सेसिव rungs, length of each successive rungs decreases uniformly. Decreases uniformly, और वो कितनी x मीटर। ठीक है। जो सक्सेसिव रंग्स हैं उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है x मीटर से। क्लियर। मतलब इसकी अगर 45 है तो नेक्स्ट की कितनी होगी 45 - x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 45 - x, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगी फॉर्म एन एपी। और जो इसके लास्ट टर्म है वो कितने हमारे पास 25। क्लियर। तो अब फर्स्ट A1 कितना है 45 और A2 कितना है 45 - x, और लास्ट L कितना है 25। A2 अगर लिखना चाहो तो A2 लिख लो, कितना आ गया 45 - x। D क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है तो D की वैल्यू तो x ही आएगी, A2 - A1 ये आ गया। अब हमें निकालना था कि इन रंग्स की टोटल लेंथ क्या होगी, इन रंग्स को बनाने में जो टोटल वुड यूज हुई है उसकी लेंथ। तो इन सभी रंग्स की लेंथ को ऐड कर दे, मीन्स सम निकाल ले टोटल 11 रंग्स का, तो S11 निकालेंगे। अब S11 निकालने का फॉर्मूला वही 11/2। अब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो ये डायरेक्ट लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म 45 प्लस लास्ट टर्म 25, तो ये आ गया हमारे पास S11 किसके इक्वल 11/2 इंटू 45 + 25 कितना आ गया 70, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दे 35 को, टू 85 सेंटीमीटर। जो रंग टोटल जो रंग्स यूज हो रहे हैं उसमें उनकी टोटल लेंथ क्या होगी 385, ये आंसर हो जाए। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसका।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या है? द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये कह रहा है कि द हाउसेज ऑफ ए रो, एक रो के अंदर हाउसेज है और उनके जो नंबर्स है वो किस तरह से डाले गए हैं 1 to 49। क्लियर? सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, ये शो करना है कि वैल्यू एक्स है सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। हमने एक हाउस लिया जिसके ऊपर नंबर डाल दिया एक्स, उससे पहले जो जितने हाउसेज आ रहे हैं, ये कहना है सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। जो एक्स नंबर हाउस है उससे पहले वाले जो हाउसेज हैं उनका सम किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। उनके जो एक्स नंबर्ड हाउस लिया उसके बाद जो हाउसेज आ रहे, जितने भी हाउसेज आ रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल है? उससे पहले जितने भी हाउसेज आ रहे हैं उन सब के सम के इक्वल है। तो फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यही ऐड कर लेते हैं कि 1 to 49 हाउसेज लिए हमने, ये लिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे we have the houses numbered as numbered as 1 2 3 up to 49 तक हमने उनके ऊपर नंबर डाल दिए। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले देखो हम ये देख रहे हैं कि ये एपी में है, इसके फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा। तो यहाँ पे A1 क्या है? 1, A2 कितना है? 2, D कितना हो जाएगा? 2 - 1 कितना आ गया? 1। क्लियर? अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए हाउस हुज नंबर इज x। लेट द हाउस नंबर्ड x, जिसका नंबर क्या है? x। तो नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग इट, इससे पहले कितने हाउस आएंगे? इट इज कितने हो जाएंगे? x - 1। ये जो हमने हाउस लिया इससे पहले कितने नंबर हो जाएंगे? x - 1 हाउसेज हो जाएंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, इसके बाद वाले टोटल है 49 में से हमने जो हाउस लिया उसका नंबर घटा दे, मतलब उतने हाउसेज, एक्स नंबर वाला हाउस लिया हमने तो वो घटा दिए, बच के वो वाले इसका क्या आ जाएंगे? उसके बाद वाले हाउसेज आ जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे ये है हमारे पास कुछ हाउसेज 49 तक है, हमने ये एक हाउस ले लिया जिसके ऊपर नंबर है x, ये 1 2 3 अप टू 7, ये नंबर जो और ये है 49 वाला। तो इससे पहले वाले कितने हाउसेज हैं? x, ये वाले इससे पहले वाले जैसे 1 2 3 अप टू कहाँ तक होंगे? x - 1 तक होंगे ना। तो ये कितने हाउसेज हो गए? x - 1। इसके बाद वाले कितने हो गए? टोटल 49 में से हमने ये x सब्ट्रैक्ट कर दी तो बच गए वो रिमेनिंग, वो फॉलोइंग इट आ गए। क्लियर? यहाँ तक ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। उसके बाद इसमें क्या कहा है देखो, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x। जिस हाउस के ऊपर x नंबर लिखा हुआ है उससे पहले जितने भी हाउसेज आ रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल है? उन सभी के नंबर्स का सम। जो हाउसेज हैं, ये जो हाउसेज हैं इनके ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं उन सभी का सम, नंबर का सम किसके इक्वल है? इसके बाद जो हाउसेज आ रहे हैं उनके नंबर के सम के इक्वल। तो ये कितने हाउसेज है? x - 1। इट मीन्स हमें s x - 1 निकालना है। तो s x - 1 इज इक्वल टू Sn का फॉर्मूला ही
यहाँ पे n कितना हो गया, अब x माइनस वन हो गया, तो x माइनस वन n बाई टू, तो x माइनस वन बाई टू इंटू टू ए की वैल्यू वन प्लस n की वैल्यू हुई x माइनस वन माइनस n माइनस वन, ये तो है n माइनस वन इंटू डी कितना है, d1 है। क्लियर, तो यहाँ से आ गया x माइनस वन बाई टू इंटू टू प्लस x माइनस टू आ गया और वन से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो हमारे पास आ गया s x माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल, ये x बचा x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू। क्लियर, दूसरी कंडीशन देखो, अब दूसरा क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, इसके बाद जितने भी हाउसेज आ रहे हैं उनके नंबर का सम, तो उनके नंबर कितने हाउसेज आ रहे हैं, ये 49 माइनस एक्स, इनका सम निकालना है, तो s 49 माइनस एक्स निकालेंगे, तो फिर से एस एन का फॉर्मूला 49 माइनस एक्स, ये n की वैल्यू बाई टू इंटू टू ए की वैल्यू फिर से वन प्लस n क्या है 49 माइनस एक्स माइनस वन इंटू डी कितना है वन, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 49 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू में टू प्लस 49 माइनस एक्स 48 आ जाएगा, ये 49 माइनस वन 48 माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया 49 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू 48 प्लस टू 50 माइनस एक्स। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। अब इसको किसके इक्वल रखना है, क्योंकि इन दोनों का सम जो प्रीसीडिंग वाले हैं उनका सम किसके इक्वल है, फॉलोइंग वाले के इक्वल, तो दोनों को इक्वल रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो s x माइनस वन है वो किसके इक्वल है, s 49 माइनस एक्स के इक्वल। अब s x माइनस वन कितना है हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू s 49 कितना आया, ये आया 49 माइनस एक्स इंटू 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। टू तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 5 से 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, फिर 49 को माइनस एक्स से करेंगे माइनस 49x और माइनस एक्स को 50 से करेंगे माइनस 50x, तो माइनस 49x और माइनस 50x, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के तो 49x माइनस के 50x और प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, तो ये इन सभी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2450 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 99x और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म और एक्स स्क्वायर वाली टर्म सभी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के 99x माइनस का था इज इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। s 49 माइनस एक्स जो सम निकाल रहे हैं, मैंने अभी आपको हाउसेस बना के दिखाए थे, ये फर्स्ट सेकंड अप टू लास्ट, यहाँ पे हमने x लिया था
और यहाँ पे हमने लिया था 49। तो ये जो हम निकाल रहे हैं S49 माइनस एक्स, वो इन हाउसेज के नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। तो इन हाउसेज के नंबर्स का सम में फर्स्ट टर्म 1 नहीं होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, x के बाद वाला जो नंबर आएगा x प्लस 1 होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जो हमने 1 लिया है 2a, a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 2x, इसको मैं लिख ही देती हूँ फिर से। ये आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 49 माइनस एक्स, 49 माइनस 1 तो 48 माइनस एक्स, ठीक है, डी उतना ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास 49 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड 2 में 2x माइनस एक्स एक्स और प्लस 50, 49 माइनस एक्स बाई 2 और 50 प्लस एक्स हो जाएगा। ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 50 से यही आएगा, 49 को x से प्लस 49x माइनस का 50x और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बन गया हमारे पास इन सभी, ये माइनस प्लस के 49x और माइनस के 50x कितना आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर। इन सभी टर्म्स को जब हम एक साइड करेंगे तो ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 2450। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, 2 इधर आके डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1225। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 35 होता है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो x हम नंबर ले रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेस ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर x की नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 35। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। यहाँ पे देख लेना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। और एक बार फिर से खुद करके देखना है क्वेश्चंस, लेंथी जरूर है लेकिन इजी है अगर ध्यान से समझोगे तो। क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए आपको, फिर अपने आप हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ गया सभी को। तो इसका एक क्वेश्चन और बचा है ऑप्शनल एक्सरसाइज का, वो आप खुद करके देखना, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो और ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।